आचार्य चाणक्य के दिमाग में लगातार चक्रवर्ती राजा के खोज का विचार ही चलता जा रहा था। इसी विचार को दिमाग में लिए चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्टार से मिलने के लिए वन में बनी अपनी कुटिया से बाहर निकले। जिस वक्त चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्टार से मिलने के लिए निकले थे, उस वक्त रात का समय हो रहा था। एक वो दौर भी था जब रात को ही अमात्य शक्टार की मुलाकात चाणक्य के पिता चनक से हुई थी। उस रात के बाद एक काली रात ने चाणक्य की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब इस रात के बाद क्या होने वाला था, इस तरह के अनेक सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसके बारे में बात करते हुए इतिहासकार विष्णु शर्मा कहते हैं कि चाणक्य के जीवन में वो समय आ चुका था जब उनके पास देश को चलाने के लिए ब्लूप्रिंट तो तैयार था, लेकिन उसे अमल में लाने वाला कोई राजा ही नहीं था। उन्हें धनानंद के दरबार में ली गई अपनी प्रतिज्ञा भी याद थी, लेकिन सवाल एक ही था कि आखिर वो प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी। इसी सवाल के जवाब के लिए कौटिल्य ने ऐसे राजा की तलाश शुरू की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से आजाद करवा सके। कहा तो ऐसा भी जाता है कि यहीं से मगध के चक्रवर्ती सम्राट की कहानी भी शुरू हुई थी। मगध के चक्रवर्ती सम्राट की कहानी को शुरू करने के लिए ही चाणक्य बीच अंधेरी रात में वृद्ध हो चुके अमात्य शक्टार से मिलने के लिए वनों को पार करते हुए निकल पड़े थे। लेकिन तभी उनके कानों ने दूर से आती एक आवाज सुनी। यह आवाज उन्होंने पहले भी सुन रखी थी। उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चल गया कि यह आवाज नंद वंश के महामंत्री अमात्य राक्षस और क्रूर शासक धनानंद के पुत्र पब्बता की है। अमात्य राक्षस और पब्बता सैनिकों को आदेश दे रहे थे। अमात्य संग सभी सैनिकों ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्रत्यंत किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य के बारे में पता लगाओ। मैंने जाने स्वयं मगध के युवराज पब्बता ने विवश होकर ही सही पर अपने पिताश्री को प्रतिज्ञा दी है कि किसी भी तरह उस आचार्य चाणक्य को उनके सामने बंदी बनाकर पेश करूंगा। युवराज पब्बता? अमात्य रुको तुम। क्या तुम सबसे पहले युवराज की जय हो नहीं बोलोगे? क्या सिर्फ अपने महाराज की जय ही बोलोगे? क्या सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करके अपना स्वार्थ साधोगे? युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। क्षमा कीजिएगा युवराज, अति उत्साह में मुझसे भूल हो गई। इस मगध में ऐसा कोई एक प्राणी नहीं है जो युवराज की जय हो ना बोले। हम सभी को अच्छे से ज्ञात है कि इस मगध भूमि के युवराज आप हैं, और अगर महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि बनी रही तो भावी महाराज भी आप बन सकते हैं। परंतु ये सब तभी संभव होगा जब महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। अमात्य राक्षस, तुम्हें यह ज्ञात रहना चाहिए कि तुम किससे वार्तालाप कर रहे हो। तुम पिताश्री की दास्ता और चाटुकर्ता में इतना विवश हो चुके हो कि तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ उनकी महानता ही विराजमान है। क्या तुम्हें राज दरबार में ली गई उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा का जरा भी स्मरण नहीं है? एक अंश के लिए उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा को स्मरण करो। आज के दिन मैं यानी चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्र नहीं कर दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कुमार आचार्य चाणक्य कोई आम आचार्य नहीं प्रतीत हो रहा था। क्या तुमने उसकी आंखों का तेज और ध्वनि की तीव्रता का अनुभव किया था? आज भी जब मुझे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण होता है तो मेरे वृद्ध समान ये शरीर कांप जाता है। मगध साम्राज्य के भविष्य के ऊपर ये संकट का बादल केवल तुम्हारे मगधपति महाराज सर्वेश्वर धनानंद की वजह से आए हैं। अपनी जीवा को लगाम दीजिए युवराज, कृपा करिए और शांत हो जाइए। अगर आपकी इस बात का एक शब्द भी महाराज के कानों तक पहुंच गया तो आपको स्मरण भी नहीं है कि आपके और मेरे साथ क्या हो जाएगा। अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया तो आपका भविष्य का महाराज बनने का सपना भविष्य की परतों में कहीं खो जाएगा।
और आपके साथ मेरे शरीर को भी राजसी जानवर मगध की सीमाओं में नोच नोच कर खा रहे होंगे। युवराज, शांत हो जाइए। सैनिकों, मौसम अपना विकराल रूप ले रहा है और इस मौसम के पुनः बदलने से पहले मुझे उस आचार्य चाणक्य के बारे में सुनिश्चित खबर मिल जानी चाहिए। शीघ्र से शीघ्र समस्त मगध में गुप्तचरों के जाल को फैला दिया जाए। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो, महामंत्री अमात्य राक्षस की जय हो। बीच तूफान में अमात्य राक्षस और पबदा के बीच हो रही इस बातचीत को चाणक्य दूर से ही सही पर सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद चाणक्य को समझ में आ गया था कि उनका इस रूप में वृद्ध शक्टार के यहां जाना सही नहीं है। इसी दौरान चाणक्य ने अपने मन में विचार किया, संपूर्ण मगध के गुप्तचर मेरी तलाश में लगे हुए हैं। मुझे अपने वास्तविक रूप में अपने तात के पास नहीं जाना चाहिए। अति शीघ्र मुझे अपनी कुटिया की तरफ लौटना होगा और एक नए रूप को धारण करना होगा। आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया की तरफ लौटने की बात सोच ही रहे थे कि उनके पास से पेड़ हिलने की आवाज अमात्य राक्षस के कानों तक पहुंच गई। उसने बिना समय गवाए सैनिकों से कहा, सैनिकों, पश्चिम दिशा के उस वृक्ष के पास से ऐसी ध्वनि क्यों आ रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हमारी रणनीति को सुन रहा हो। अति शीघ्र उस वृक्ष के पास जाकर देखो कौन है, या फिर सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। जी महामंत्री अमात्य, जैसी आपकी आज्ञा। सैनिकों, चलो पश्चिम दिशा के उस वृक्ष की तरफ। सैनिकों को अपने पास आता देख आचार्य चाणक्य अपनी सोच से बाहर निकले। उन्हें थोड़ी चिंता हुई और वो बहुत तेजी से किसी चीते की तरह उस जगह से अपनी कुटिया की तरफ निकल गए। उस वृक्ष के पास पहुंचकर सैनिकों के सरदार ने जोर से आदेश देते हुए चिल्लाया, सैनिकों, पूरे वन में बाज की तरह नजर बिछा दो। जल्दी करो, शीघ्र ही उस ब्राह्मण कुमार के बारे में पता लगाना है। जी सरदार, जैसी आपकी आज्ञा। चलो, कोई पूर्व दिशा में चलो तो कोई पश्चिम दिशा में चलो। इधर मगध साम्राज्य के सैनिक और गुप्तचर आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चाणक्य दोबारा अपने अज्ञातवास के लिए बनाई गई गुप्त कुटिया में लौटकर आगे की रणनीति बना रहे थे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने संसद जैसी व्यवस्था बनाने की सोच की शुरुआत भी कर दी थी। अज्ञातवास में चाणक्य भविष्य के राष्ट्र की रणनीति तो बना ही रहे थे, साथ ही साथ वो एक दस्तावेज भी तैयार कर रहे थे। इस बारे में हिस्टोरियन उमा शंकर कहती हैं कि जिस दौर में मगध के सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे, उस समय चाणक्य एक दस्तावेज भी लिख रहे थे और इसी दौर को उन्होंने अज्ञातवास का नाम भी दिया था। आज के भारत में संसद व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो देश चला रही है। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि आज की भारतीय व्यवस्था को अंग्रेजों ने तोहफे में दिया है। इसके पहले भारतीयों की कोई अपनी शासन व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन यह बात सरासर गलत है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सड़क से लेकर संसद तक की शासन व्यवस्था को बताया था, जिसे भारतीय शासन व्यवस्था कहना चाहिए। और इसके जनक कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह था कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करें, जिसकी एक केंद्रीय शक्ति हो। उस केंद्रीय शक्ति के पास ताकत होनी चाहिए कि वो छोटे छोटे भागों में बटे राज्यों को भी एक कर सके। मतलब साफ है कि चाणक्य ने सटीक प्रशासन चलाने के सूत्र अर्थशास्त्र में बता दिए थे। आज के दौर में लोगों को यह सुनकर काफी आश्चर्य होता होगा कि आखिर उस समय चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था सोच कैसे ली थी। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो चाणक्य थे, जिनके पास दिमाग वालों से भी ज्यादा दिमाग था। इसीलिए तो आज के समय में भी लोग चाणक्य की कहानी को सुन रहे हैं। आचार्य चाणक्य अज्ञातवास वाली अपनी गुप्त कुटिया में लौट चुके थे। यह वही दौर था जब आचार्य चाणक्य के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात के बारे में सोचा जो आगे चलकर चाणक्य नीति के रूप में याद की जाती है।
साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर अब वो अपने तात यानी वृद्ध अमात्य शक्तार से कैसे मिलने जाए, क्योंकि चारों दिशा में धनानंद के सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे। आगे चाणक्य की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला था? क्या धनानंद के सैनिकों ने बनाया था चाणक्य को बंदी? और वो कौन सा विचार था जिसको सोचते हुए कुटिया के अंदर चाणक्य के पांव थम गए थे? इन सभी रात से पर्दा उठेगा आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा में। आचार्य चाणक्य अज्ञातवास वाली अपनी गुप्त कुटिया में लौट चुके थे। ये वही दौर था जब आचार्य चाणक्य के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। इसी दौर में उन्होंने एक ऐसी बात के बारे में सोचा जो आगे चलकर चाणक्य नीति के रूप में याद की जाती है। उस समय के चाणक्य के इतिहास को पढ़िए तो पता चलता है कि चाणक्य को भ्रष्टाचार से भी काफी दिक्कत हुआ करती थी। इस बारे में चाणक्य ने कुटिया में टहलते हुए खुद से कहा था, मछलियां पानी में रहकर कब पानी पीती हैं, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार राज्य को संभालने वाले लोग कब इसे लूटने की शुरुआत कर देते हैं, वो भी पता नहीं चलता है। इस भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक साधन यह है कि अधिकारियों को एक ही विभाग में बहुत समय तक न रहने दिया जाए। इससे उनके स्वार्थ की पूर्ति को रोका जा सकता है। आचार्य चाणक्य अपने विचारों में मग्न भी थे और साथ ही साथ आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे थे। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते गए। कई किताबों में उल्लेख है कि चाणक्य मगध की व्यवस्था से काफी ज्यादा आहत थे, इसलिए अर्थशास्त्र में उनके अनुभव साफ तौर पर पढ़ने को मिल सकते हैं। उन्होंने चोरी, डकैती, जालसाजी की अर्थव्यवस्था में चर्चा की है। सरकारी अधिकारी किस तरह से राज्य का कोष खाली करते हैं, इसके 40 तरीकों को चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया है। चाणक्य ने देश को चलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस ब्लूप्रिंट में उन्होंने ज्यादातर ताकत न्याय व्यवस्था को दी थी। इन सब के साथ उन्होंने ताकत का बंटवारा इस हिसाब से किया था कि कभी भी किसी के पास भी जरूरत से ज्यादा शक्ति न हो। हम सबको पता होना चाहिए कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र केवल इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। ये एक देश को चलाने वाली किताब है जिसमें राजनीति से लेकर शासन व्यवस्था तक सबका जिक्र किया गया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त मगध के सैनिक चाणक्य की तलाश कर रहे थे, उस वक्त चाणक्य आगे की रणनीति बनाने के साथ साथ अर्थशास्त्र के बचे हुए हिस्से को भी लिख रहे थे। मुद्रा राक्षस नामक एंथेटिक सोर्स के अनुसार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखते समय मौर्य युग की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए खुद से कहा था, जिस प्रकार जीव के आगे वाले भाग पर लगे शहद या विष को न चख पाना संभव है, उसी प्रकार सरकारी कोष से संबंध रखने वाले व्यक्ति के लिए यह असंभव है कि वो राजा की संपत्ति के छोटे से अंश का भी रस यानी फायदा ना उठाए। जिस दौर में चाणक्य ने ये सब बातें रखी थी, उस दौर के मगध में वास्तव में राज्य के पैसों की चोरी की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई उतनी ही कमजोर पड़ती जा रही थी। भ्रष्टाचार विरोधी तमाम नियम कानूनों के बावजूद, चाहे आर्थिक भ्रष्टाचार हो या सामाजिक सांस्कृतिक भ्रष्टाचार, यह महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों के कार्य व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा था। वो ऐसा सोचते थे कि थोड़ी सी चोरी से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो राज्य की चोरी करके अपने ही घर को बर्बाद करते जा रहे हैं। तब चाणक्य की सोच थी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, जहां पारदर्शिता, खुलापन, निर्भीकता, निष्पक्षता और न्यायपूर्णता का मूल्य हो। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। इस बात से पता चलता है कि चाणक्य हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। उन्होंने इसी भावना को अर्थशास्त्र में डालने की कोशिश की थी। जैसे आज के समय में कई लोगों के मन में, खासकर जवान लोगों के मन में सवाल आता है कि हम चाणक्य के बारे में क्यों पढ़ें, या फिर
उन्हें क्यों याद रखें? इसका सीधा सा यही जवाब है कि हम सभी को चाणक्य को उनकी कमाल की शानदार स्ट्रेटेजीज के लिए याद रखना चाहिए और उनके बारे में पढ़ना चाहिए। रणनीतिकार यानी कि स्ट्रेटेजिस्ट और अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट आचार्य चाणक्य के एक नीति शास्त्र की रचना की है। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी इन नीतियों के जरिए आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जरूरी और कड़े संदेश भी दिए हैं। चाणक्य की नीतियों के जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतरीन बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी कारगर है, आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबत से निकालने में मदद करती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया था। इसी के साथ ही चाणक्य की जिंदगी में वो मोड़ आने वाला था जब उनकी ऑफिशियल मुलाकात उनके भविष्य के शिष्य चंद्रगुप्त से होने वाली थी। अज्ञातवास की अपनी गुप्त कुटिया में लौटे चाणक्य को कुछ दिन बीत चुके थे। अमावस की गहन काली रात आई। आचार्य चाणक्य ने खुद से कहा, मैं भविष्य के राष्ट्र के ऊपर काफी विचार विमर्श कर चुका हूं। अर्थशास्त्र का लेखन जारी रहेगा, परंतु इसे तभी प्रजा के उपयोग में लाया जा सकता है जब एक चक्रवर्ती सम्राट की तलाश पूरी हो जाए। इसके लिए मैं और अधिक विलंब नहीं कर सकता। मुझे अति शीघ्र ही ताज से मिलने के लिए वेश बदल कर प्रस्थान करना होगा। अमावस की काली रात का ही वो समय था और उसी रात मगध में दीपावली का पर्व भी मनाया जा रहा था। सारा मगध उस रात दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। धीरे धीरे जब सभी प्रजावासी सोने चले गए, मगध की हवा में केवल दीपक की रोशनी की सुगंध महसूस हो रही थी। उसी समय चाणक्य की अज्ञातवास वाली गुप्त कुटिया का दरवाजा खुला। उसी कुटिया से एक साधु हाथ में लाठी लिए हुए खांसते हुए बाहर निकला। उस साधु ने गेरुए रंग की चादर से खुद को ढक रखा था। वो चलते चलते राजपथ और मंत्रियों के भवन की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते वो साधु वृद्ध हो चुके अमात्य शक्टार के भवन के सामने जाकर रुका। उस वेशभूषा में कोई आम साधु नहीं, बल्कि खुद आचार्य चाणक्य थे। उन्होंने ऐसा रूप इसलिए बनाया था क्योंकि धनानंद के सैनिक उन्हें पहचान न सके। साधु के वेश में आए चाणक्य ने वृद्ध शक्टार के द्वारपाल से कहा, हे पुत्र, मुझे अमात्य शक्तर से मिलना है। बाबा, ये रात्रि का काल है, कृपा करिए और प्रातः काल आना। इस समय अमात्य राक्षस विश्राम कर रहे हैं। साधु के वेश में आए चाणक्य को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने द्वारपाल को तीखी नजरों से देखा और कहा, पुत्र, इसी क्षण प्रस्थान करो और अमात्य शक्तर के समीप जाकर कहो कि उनसे मिलने कौटिल्य आए हैं। आचार्य चाणक्य को अच्छे से पता था कि धनानंद के सारे सैनिक चाणक्य की तलाश कर रहे हैं। कौटिल्य नाम केवल शक्तार को ही पता था। एक साधु को इस तरह अपना नाम कौटिल्य बताकर आदेश देते हुए देख द्वारपाल थोड़ा सा डर गया। वो तुरंत बिना समय गवाए वृद्ध शक्तार के कक्ष की तरफ भागा और उनके कानों में कहा, अमात्य, अमात्य, अमात्य उठिए, अमात्य। क्या हुआ पुत्र? इतनी रात्रि को तुम यहां? कोई संकट की घड़ी तो नहीं आई? कोई वृद्ध साधु आए हैं। वो अपना दिव्य नाम कौटिल्य बता रहे हैं और वो आपसे अति शीघ्र मिलना चाहते हैं। क्या? कौटिल्य? कहीं तुम्हारी स्मरण शक्ति तो कमजोर नहीं है? कौटिल्य और इस क्षण? कौटिल्य नाम सुनते ही वृद्ध हो चुके अमात्य शक्तार बुरी तरह से घबरा गए। उन्हें वो काली रात याद आने लगी जब 30 साल पहले कौटिल्य के पिता चणक भी आधी रात को ही अमात्य शक्तार से विचार विमर्श करने के लिए मिले थे। और उस रात के बाद चणक और शक्तार की जिंदगी भी पूरी तरह से काली हो गई थी। अब अमात्य शक्तार काफी वृद्ध भी हो चुके थे। उन्हें चाणक्य की धनानंद के दरबार में ली हुई प्रतिज्ञा भी याद थी और उन्हें यह भी पता था कि चाणक्य को धनानंद के सिपाही दिन रात ढूंढ रहे हैं। ऐसे में चाणक्य का खुलेआम अमात्य शक्तार से मिलने आना दोनों के लिए चिंता और मुसीबत की घड़ी ला सकता था। वृद्ध अमात्य शक्तार ने खुद को संभालते हुए कहा, कौटिल्य को अतिथि कक्ष में विश्राम करने को कहो और तुम
मुख्य द्वार में जाकर पहरा दो और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। स्मरण रहे कि ये काल संकट काल का है। तुम्हें अति सावधानी से मुख्य द्वार की रक्षा करनी होगी। द्वारपाल के मुंह से कौटिल्य नाम सुनते ही वृद्ध अमात्य शक्टार को मंत्री कात्यायन की याद आ गई और वो दृश्य उनके दिमाग में घूमने लगा जब उस काली रात के बाद मंत्री कात्यायन ने बालक विष्णुगुप्त और आज के चाणक्य का नाम कौटिल्य रखा था। पुत्र, तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो, इसके लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। मैं तुम्हारे पिताश्री को नहीं बचा सका, पर तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मगध में तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तक्षशिला जाते वक्त भी तुम किसी को अपना नाम विष्णुगुप्त नहीं बताओगे। तक्षशिला की यात्रा बहुत लंबी है, वहां पहुंचने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे, लेकिन जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तुम कुटिल नीतियों के धनी हो, इसलिए आज से तुम सभी को अपना नाम कौटिल्य बताओगे। वृद्ध अमात्य शक्टार उस दृश्य के बारे में सोच ही रहे थे कि पीछे से उनके कानों में एक आवाज आई। उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आवाज को और ध्यान से सुना तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिर किसने दी थी वृद्ध अमात्य शक्टार को पीछे से आवाज? वृद्ध शक्टार के साथ ये होने वाली मुलाकात कहां लेकर जाएगी चाणक्य की गौरव गाथा? और भी एक बड़ा रोचक मोड़ आना बाकी है।